भाग 3। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर दवाई लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी धक्क रह गया। उसने आज तक जीवन में कभी किसी तोते को इतनी बातें बोलते हुए नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं रुक गया और उसने झट से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और दौड़ा दौड़ा अपनी स्त्री के पास पहुंचा और तोते की कही हुई बात उसे सुनाई। सुनते ही शिकारी की स्त्री मारे आश्चर्य में उछल पड़ी। सच? तोते ने ऐसा बोला कि वह हमें माला माल कर देगा? उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। शिकारी ने हाँ भरी। उसकी स्त्री खुशी से नाचने लगी। शिकारी बोला, यह कोई पूर्व जन्म का पहुंचा हुआ ज्ञानी है या पंडित है। पता नहीं किसके श्राप से यह पक्षी रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाँ, जरूर कोई ना कोई रहस्य है, स्त्री ने सोचते हुए। हमें उसे नहीं मारना चाहिए। शिकारी ने अपना फैसला सुनाया। हाँ, तुम जाओ और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो, वह जख्मी है। शिकारी तोते की दवा के लेप के लिए बाहर चल दिया। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा। रोज तोते के जख्मों पर शिकारी दवा का लेप करता। इस तरह तोता 8वें दिन धीरे धीरे बिल्कुल अच्छा हो गया। शिकारी की स्त्री उसे बड़े प्यार से रखती थी। उसे रोज समय से दाना पानी डालती और प्यार से बोलती। एक दिन शिकारी ने उसका रहस्य जानना चाहा, इसलिए उसने पूछा, भाई, तुम बिल्कुल इंसानों की तरह बात करते हो, फिर भी पक्षी रूप में हो। तोते की देह में आखिर तुम कौन हो? शिकारी की स्त्री भी उस समय वहीं बैठी थी। तोते का जवाब सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक शिकारी सांस रोके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तोते ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे भाई? तुमने मेरे घाव को अच्छा किया है। तुम्हारा यह एहसान और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। फिर भी कुछ तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो? अगर हमसे बन पड़ा तो शायद तुम्हारी और मदद कर सके। शिकारी ने कहा, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही भोगने पड़ेंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है, उस वक्त तक कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन इन दुखों का अंत जरूर होगा। किन दुखों की बात कर रहे हो? हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिकारी अधीर होकर पूछा। उसकी उत्सुकता देखकर तोते की देह से राजा चंद्रसेन ने अपना सारा किस्सा सुनाया। शिकारी और उसकी पत्नी अपनी फटी फटी आंखों से उसे देखते रह गए। दोनों ने हाथ जोड़े और बोले, महाराज, यह एक गरीब की कुटिया है। हमें दुख है कि आपको यह दिन भी देखने पड़े। हमें बताएं, आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तोते की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोला, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, मैं खुशी में हूं। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे इसी पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो तो तुम विश्वास करो कि मैं वापस राजा होते ही तुम्हें जागीर बख्शूंगा और अपने ही राज्य में आराम के साथ रखूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। हम कल सुबह होते ही यहां से चंद्रपुर के लिए चल देंगे और कल शाम होते होते वहां पहुंच जाएंगे। और कुछ महाराज? बस, तोते ने खुश होते हुए कहा। चलते चलते शिकारी आखिर शाम को चंद्रपुर पहुंच गया। उसके हाथ में पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास पहुंचकर वह जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो, एक निराला तोता। इसके मुंह से लड़ाई झगड़े का न्याय सुनो। बड़ा पुराना पंडित ज्ञानी है, कीमत केवल 10 रुपया। आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ऐसा कैसा तोता है भाई जो लड़ाई झगड़ों के फैसले कर दे? सब आश्चर्य से पिंजरे में बंद तोते को देखने लगे। धीरे धीरे बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा शीलभद्र ने तुरंत अपने सिपाही दौड़ाए और शिकारी को अपने महल में बुला लिया। शिकारी पिंजरे को नीचे रखकर राजा के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सुना है
तुम्हारा यह तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है? महाराज ने पूछा। जी महाराज, यह बात सच है। सांच को आंच क्या, आप खुद आजमा कर देख लीजिए, शिकारी ने कहा। अच्छा। जी महाराज, और सुना है कि वह बड़ा पंडित और ज्ञानी है। यह भी सच है महाराज। कितनी कीमत चाहता है? गरीब हूं माई बाप, जो भी दे देंगे सिर माथे पर स्वीकार करूंगा, शिकारी ने जवाब दिया। ठीक है, हम तुम्हें सोने की 10 मुद्राएं देते हैं। शिकारी हक्का बक्का रह गया। सोने की 10 मुद्राएं? एक साथ कितने ही मीठे सपने उसकी आंखों में तैरने लगे। लेकिन देखो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तो ठीक है, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। तुम 2-3 दिन हमारा राज्य छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तीसरे दिन के बाद हम तुम्हें जाने की इजाजत दे देंगे। जैसी आज्ञा महाराज। राजा ने अपने एक दूत से शिकारी को अपने साथ ले जाने को कहा। दूत उसे लेकर एक तरफ चल दिया। तोते को एक नए सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और पुराना पिंजरा फेंक दिया गया। सोने के पिंजरे को एक रत्न जड़ित खंबे पर लटका दिया गया। राजा शीलभद्र के राज्य के पूर्वी भाग में लोगों का कुछ दिनों से विद्रोह चल रहा था। उन्हें उस विद्रोह के शांत होने की अचानक सूचना मिली। राजा चकराया कि आखिर क्या बात है जो चारों ओर से खुशी के समाचार मिल रहे हैं। उन्होंने इस सब खुशियों का श्रेय तोते को दिया। उन्हें विश्वास हो चला था कि जब से यह राजमहल में आया है, खुशियां साथ लेकर आया है। तीसरे दिन दरबार में एक विचित्र झगड़ा पेश हुआ। 4 रुई के व्यापारी थे। उसका एक बड़ा भारी रुई की गांठों का गोदाम था। चारों का व्यापार में बराबर का साझा था। चारों ने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली रात दिन उस गोदाम में रहती और रुई की गांठों की चूहों से निगरानी रखती। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर काट दिया था। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर काट लिया था और उनमें से हर एक अपने को उस पैर का मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को आगे का किस्सा सुनाया। महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई। उस पैर के मालिक व्यापारी ने, अर्थात मैंने उस पर तेल लगाकर मरहम पट्टी कर दी और बिल्ली लंगड़ाती ही चल दी। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर छांट लिया था और उनमें से हर एक अपने को उस पैर का मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को आगे का किस्सा सुनाया। महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई। उस पैर के मालिक व्यापारी ने, अर्थात मैंने उस पर तेल लगाकर मरहम पट्टी कर दी और बिल्ली लंगड़ाती ही चल दी। ठंड के दिन थे। आग तापने के लिए हम चारों साझेदारों ने मिट्टी की एक अंगीठी में हाथ तापने के लिए कोयले भर रखे थे। कोयले आधे जल चुके थे। बिल्ली हम चारों के पास बैठी हुई तुम चाट रही थी। हम अपनी बातों में खोए हुए थे। पता नहीं कब और कैसे बिल्ली का एक पैर, जिसमें पट्टी बंधी हुई थी, आग की चपेट में आ गया। शायद अपने बदन को पंजे से खुजाते समय उसका वह जख्मी पैर पूरी तरह सद न सका। उसका पैर जलने लगा। दर्द और दुख से वह छटपटाती हुई वह गोदाम में इधर उधर भागने लगी। जिधर वह जाती थी उधर ही उस जलती हुई पट्टी से कई कई गांठें आग पकड़ती जा रही थी। इस तरह चारों ओर आग सुलग उठी और सारा का सारा गोदाम जलकर राख हो गया। हम सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है महाराज। घाटा होने के कारण यह तीनों व्यापारी अब मुझ चौथे पर पूरे नुकसान का भार डाल रहे हैं। इन तीनों का यह कहना है कि मैं ही बिल्ली के उस पैर का मालिक था। तीनों व्यापारी एक साथ उठ खड़े हुए और हाथ बांधकर बोले, हमारी मांग उचित है महाराज। यह उस पैर का मालिक था। इसी ने उस पैर पर पट्टी बांधी थी। उसी पैर के कारण गोदाम में आग लगी, वरना हजारों रुपयों का माल से भरा हुआ गोदाम जलकर खाक क्यों हो जाता। हमारा इसमें क्या दोष है? चौथे व्यापारी ने अर्ज करते हुए कहा। आप खुद ही फैसला करिए महाराज
कि इन तीनों का मेरे ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। बिल्ली हम चारों की थी। हम चारों उसे समान रूप से प्यार करते थे। वह हमारे चारों की मिली जुली संपत्ति की निगरानी रखती थी। सीधी सादी बात है कि हमने आज तक होने वाला लाभ बराबर बांटा है। इसी प्रकार इस घाटे का भी चारों में बराबर बंटवारा क्यों ना हो। सारा दरबार सन्नाटे से घिरा हुआ बैठा था। हर व्यापारी की दलील तर्कपूर्ण और न्याय संगत थी। चारों व्यापारी अपनी अपनी जगह अपने पक्ष को मजबूत किए हुए थे। अब उनके झगड़े का क्या फैसला हो। तीनों व्यापारी बोले, अब आप ही फैसला करिए महाराज। चौथे व्यापारी ने भी वही बात कही, मुझे आपका फैसला मान्य होगा महाराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सदा की भांति आज भी सच्चा न्याय करेंगे। सारा दरबार टकटकी बांधे राजा को देख रहा था। राजा को अचानक कुछ सूझा। उनके पीछे उनका एक सेवक साथ में तोते का पिंजरा लिए खड़ा था। राजा ने सोचा, यह उपयुक्त समय है। अब मुझे इस तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। देखें यह इस पेचीदा मामले में क्या फैसला सुनाता है। उन्होंने तुरंत दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सब शांत हो जाओ। आज मेरी जगह मेरा यह प्यारा तोता सुखदेव इस झगड़े का न्याय करेगा। चारों व्यापारियों को और सारे दरबार को यह न्याय मानना पड़ेगा। एक प्रकार से उसे मेरा ही न्याय समझा जाएगा। यह कहकर राजा भद्रशील सुखदेव की तरफ देखने लगा। नौकर पिंजरे को उठाए आगे आकर खड़ा हो गया और उसने पिंजरे को ऊपर उठा दिया ताकि सारे दरबार को सुखदेव दिखाई दे सके। प्रत्येक आदमी सांस रोके फैसला सुनने के लिए अधीर हो उठा। सुखदेव ने कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के नजदीक थी तब तक जलती हुई पट्टी से रुई की गांठों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु उसकी वह जलती हुई पट्टी उस समय नुकसान कारगर हुई जब बिल्ली को कोई गांठों की तरफ ले गया। यह कह सुखदेव कुछ रुका, फिर बोला, अब सोचना यह है कि आखिर बिल्ली को रुई की गांठों की तरफ कौन ले गया। साफ जाहिर है कि चोट लगते हुए और जलते हुए पैर से तो वह बिल्ली थोड़ी दूर भी चल फिर नहीं सकती थी। फिर उस जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों की तरफ कौन ले गया। आप इस बात को जरा ध्यान पूर्वक सोचें। यह कहकर सुखदेव फिर रुक गया। सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। धीरे धीरे खुसर फुसर होने लगी। सुखदेव थोड़े मौन के पश्चात बोला, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस बात को ध्यान पूर्वक सोचा होगा कि जलती हुई पट्टी को रुई को जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों की तरफ कौन ले गया। आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि बिल्ली के 3 स्वस्थ पैर ही उसे पूरे गोदाम में यहां से वहां और वहां से यहां लिए फिर रहे होंगे। तो स्पष्ट है कि सारे गोदाम के जलने का कारण बिल्ली का वह जख्मी पैर और जलता हुआ पैर नहीं है, बल्कि वह 3 सही सलामत पैर हैं। इसलिए चौथा व्यापारी समूचे नुकसान को अकेला भरने का हकदार नहीं है। फैसला सुनकर सारी सभा दंग रह गई। हर एक के मुंह से निकल रहा था, वाह कितना अच्छा फैसला किया है, कितना सच्चा न्याय हुआ है। राजा भद्रशील भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सभा बर्खास्त हो गई और लोग उठकर वहां से चले गए। दोपहर का समय था। तोता सोने के पिंजरे में उसी रत्न जड़ित खंबे पर लटका हुआ था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए सुखदेव की प्रशंसा कर रहे थे। एकाएक राजा ने तोते से कहा, सुखदेव तू मेरे लिए बड़ा भाग्यवान है। जब से तू मेरे यहाँ आया है मेरे राज्य में सुख शांति का राज्य हो गया है। ऐसा तू पूर्व जन्म का कौन है? तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं जानने के लिए बड़ा अधीर हूं, तो मुझे सब कुछ बता। तोते की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और उसने राजा को अपनी सारी हकीकत कह सुनाई। उसकी कहानी सुनते ही राजा शीलभद्र मन ही मन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने कहा, वाह रे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पिंजरे में बंद है। यह सब भाग्य का खेल है महाराज। तोते ने एक लंबी सांस छोड़ी। हमें बहुत दुख है राजा चंद्रसेन, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं।
राजा ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। मुझे केवल अपनी रानी कंचना चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिला दें तो मैं समझूंगा कि मैंने पृथ्वी का समस्त सुख पा लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने दूतों को रवाना करता हूं। राजा ने उसे तसल्ली बधाई। तोता बड़ा खुश हुआ। वह मन ही मन अपनी रानी से मिलने की खुशी में तरह तरह के सपने देखने लगा। कितने दिनों से उसने रानी कंचना की सूरत नहीं देखी थी। पता नहीं वह कहाँ होगी, क्या कर रही होगी और किस हाल में होगी। यह ख्याल आते ही उसके मन में दुष्ट मंत्री शिशुपाल के लिए क्रोध की ज्वाला भभकने लगी। उसने तय कर लिया कि वह उस नीच से जरूर बदला लेकर रहेगा। उसी कपटी ने मुझे और रानी को नदी के दो किनारों की तरह अलग अलग करके रख दिया है। उसी शाम राजा के दूत रानी कंचना की खोज में चारों ओर निकल पड़े। उसी दिन राजा भद्रशील ने खुश होकर शिकारी को जागीर बख्शी और अपने राज्य में रहने की जगह दे दी। शिकारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि तोता सच कह रहा था। उसने कहा था कि वह उसे माला माल कर देगा। उसने उसे सचमुच में माला माल कर दिया। उसने अपनी स्त्री को अपने पास बुला लिया और सुख शांति से चंद्रपुर में रहने लगा। उधर राजा के आदमी रानी कंचना को ढूंढने में सरगर्मी से काम कर रहे थे। पहाड़, जंगल, शहर सब में वे बिखरे हुए थे। मित्रों, क्या होगा रानी कंचना का? क्या रानी कंचना बच पाएगी? क्या यह सैनिक उसे ढूंढ पाएंगे? आगे की कहानी सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कहानी को लाइक जरूर करें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।